हाँ जी दोस्तों, पाइसन और बाइनोमियल दो टॉपिक हो चुके थे, तीसरा टॉपिक आज खत्म कर देते हैं। नॉर्मल आज होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर परमुटेशन वो कोरिलेशन रिग्रेशन चालू करूंगा। और इस संडे को क्लास लूंगा मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास, और थोड़ी सी स्ट्रेच पे लेके कोशिश करेंगे कि अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका फिनिश हो जाए। ठीक है ना? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यानी कि उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीक में हम चीजों के इसमें आ जाएंगे। मुझे छोटे टॉपिक्स जो है उनके बाइंडिंग अप पे आ जाएंगे। ठीक है? फिर मेरी ये कोशिश रहेगी कि आगे जो भी है कि भाई संडे को खास तौर से स्ट्रेच पे कोई भी आपका चैप्टर, स्पेशली वही चैप्टर रिवाइज करवाने बनते हैं वैसे तो जो पहले करवाए थे। हाँ, ठीक है। फिलहाल देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका आप लोग बताइए, पहले क्वेश्चंस करे कि नहीं करे? आप लोगों ने करे? क्या क्या दिया था होमवर्क? एग्जाम्पल में दिए थे एग्जाम्पल 16.19 का का एक से 15 का और 1 to 26 सेट ए का और 18 तक से वैसे जिस जिसने किए हैं क्वेश्चंस, क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस चैप्टर? कैसा है? नॉर्मल है? मुश्किल है? बस सही ठीक है ना? हम इसे के लिए निकालेंगे। अच्छा, पहले बताओ, डाउट पूछने हैं नॉर्मल करवाऊं? ठीक है, ये देखो कनक, तूने कर लिए क्वेश्चन? हाँ सर 9 से 15 कौन से, कहाँ से? एग्जाम्पल में सेट ए के 9 से 15 में, सेट बी के 9 से 15 में, वो तो सारे पाइथन वाली है। तो मतलब आपको क्या नहीं हुआ आपसे? हाँ, लैंग्वेज समझ नहीं आई मतलब क्या कर? अच्छा, आंसर। ठीक है गौरव, मैं तेरे को बता। मेरे को भी वो तो समझ में नहीं आता सर, उनकी लैंग्वेज में। सेट बी की। जी सर। ठीक है साक्षी। अच्छा, लैंग्वेज इंटरप्रेट मोहित तूने? थोड़े बहुत है, बाकी के लिए मतलब कुछ कुछ आ रहा है समझ, है? कुछ कुछ समझ आ रहा है और जो नहीं आ रहा है वो भी छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, तू बता भाई। आरिफ नहीं, आरिफ नहीं, रिहान। हाँ, सर थोड़ी गलतियों के साथ हो जाता है। गलतियों के बाद हो जाता है या गलतियों के साथ ही होता है? साथ ही हो जाते हैं और बात आंसर आ जाता आंसर निकालना मोटिव नहीं है भाई। आंसर निकालना मोटिव नहीं, कोई नहीं। देखिए प्लीज, यहाँ पे जैसे आप बोलो 15, बेटा 9 से चालू हो जाता है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और 15 तक सारे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन तो ऐसे हमने करे हैं, बट जैसे इसने बोला कि भाई मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। आओ जरा देखते हैं कि बाकियों का क्या ओपिनियन है। कृति तू बता बेटा। ठीक है, और ये क्या नाम है, आयुष? वापस सर 10 11 12 ये डाउट है?
तो यानी कि इसका मतलब तो मेजोरिटी को ही डाउट है ना। यस सर। और ठीक है, तू अर्षद तेरा क्या मतलब तू अप टू डेटेड है क्लास में, तू क्योंकि बीच बीच में कभी भी आ रही है, किसी दिन भी एब्सेंट है, तो मतलब वो चलो कोई मेरे लिए क्राइटेरिया नहीं है, अनलेस अनटिल तेरा कोर्स पीछे ना छूट रहा हो बस। ठीक है, मतलब तू रिकॉर्डिंग से तू अप टू डेट रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दो। और पीछे तुम्हारा क्या नाम है, नाम भूल गया तुम्हारा, अंशिका तू बता बेटा। ठीक है, हो रहा है। अब इधर देखा, हाँ भैया अनिल, क्या बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, अब तो तू बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल सकता है। पिछली बार के मुकाबले अभी तू बता कैसी तेरी तैयारी है। लैंग्वेज किसमें? लैंग्वेज लैंग्वेज में? यार प्रॉब्लम रहनी तो नहीं चाहिए अनिल, ऐसे इन जनरल रहती नहीं है, ठीक है ना। देख ऐसा नहीं है कि मान लिया जैसे तू हो गया, हम अगर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करें, तो जैसे तुम परेशान होते हो वैसे ही हम भी परेशान होते हैं नया सब्जेक्ट पढ़ाने की, कोई भी नया सब्जेक्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करें। लेकिन बेटा ओवर अ ईयर चीजें सॉर्टेड आउट होने लगता है, समझ रहे हैं बात को। तो देख तू प्रैक्टिस में कहाँ कमी छोड़ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ अ पाइथन वेरिएट, सबको पता है ना स्टैंडर्ड एविएशन क्या था, रूट एम था। तो अगर रूट एम 2 है तो एम क्या है, 4। अब रैंडम वेरिएबल बेटा कभी डेसिमल में देखे तुम्हें, मैंने रैंडम वेरिएबल को लेके काफी कंफर्टेबल कर रखा है आप लोगों को, और रैंडम वेरिएबल आपने कभी डेसिमल में नहीं देखे होंगे। तो आपका 1.5 और 2.9 तो डेसिमल है, लेकिन वो कह रहा है हमारा रैंडम वेरिएबल 1.5 से बड़ा और 2.9 से छोटा है, यानी कि एक ही रैंडम वेरिएबल बन सकता है क्या, तो रैंडम वेरिएबल नेगेटिव नहीं होते, रैंडम वेरिएबल डेसिमल में नहीं होते, इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं रैंडम वेरिएबल, क्या होते हैं बेटा। लेकिन एक्चुअली जब तुमसे कभी कुछ पूछा जाए क्वेश्चन में कि रैंडम वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, ऐसा कभी पूछा जाए या सिर्फ इंटीजर, तो आप इंटीजर ही लगा के आइएगा। तुमने कहा अभी तो खुद बोला पॉजिटिव इंटीजर और हमसे कह रहे हो कि इंटीजर लगा के आइएगा। बेटा रैंडम वेरिएबल जीरो भी होता है, क्या होता है रैंडम वेरिएबल, जीरो। और जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों में नहीं होता, तो इस वजह से रैंडम वेरिएबल को इंटीजर बोलना पड़ जाता है जीरो की वजह से, लेकिन रैंडम वेरिएबल कभी नेगेटिव का, ठीक है। अब इधर देखिए, तो यहाँ पे आपका, और यहाँ पे वैसे नेगेटिव का हो भी सकता हो, सुनो नेगेटिव का हो भी सकता हो, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब उसने बोल दिया 1.5 से बड़ा और 2.9 से छोटा, तो रैंडम वेरिएबल क्या, नेगेटिव को भी मैं साइड लाइन कर देता हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, बट बात सीधी सी ये है कि क्या नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, रैंडम वेरिएबल यानी कि एक्स वैल्यू ऑलवेज बी अ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है बस बेटा, फॉर्मूला आपको पता है, e की पावर माइनस एम, m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। बेटा सबको पता है 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 8, e की पावर -4 तुम्हें निकालना आता है। और यहाँ पे गौरव जल्दी से e की पावर -4 के स्टेप्स बताओ, बोलना है बोलना है, सर ई की पावर -4 के स्टेप्स बता दे। भाई साहब सारी ही सब चीजें कर ली यार, टेस्ट भी तुम्हारे रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन तुम अपनी आदतों से बाज क्यों नहीं आ रहे भाई। हाँ जी अनिल, स्टेप्स बताइए की पावर -4 के। मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, पूरी बात बोलिए। मल्टीप्लाई 4 4 3 4 3। किससे मल्टीप्लाई करूं, ई से बेटा -4 से, और कैसे होते हैं 4, फिर प्लस माइनस का ई, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.343। चल ठीक है, तूने यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में बोला, आगे के स्टेप्स बोला। डिवाइड हम्म 3 5 3 5 8 3558, कोई बात नहीं, बोल आगे। प्लस +1 और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 13
13 टाइम्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये और इसमें मल्टीप्लाई फिर 8 कर देना, वो ये वाला 8। बताओ ना यार, वैल्यू कितनी है? 0.146। 0.146। तो 146 मतलब 15। लेकिन शायद इसका आंसर ना डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। उन्होंने क्लोजेस्ट ले लिया ना। हाँ, क्लोजेस्ट ले लिया। वैसे तो हम जो कर रहे थे 146 को 15 कर रहे थे, वो राउंड ऑफ कर रहे थे। इन जनरल तो राउंड ऑफ ही करते हैं। और यहाँ पे आपका नियरेस्ट कौन सा है? 144, ठीक है। चलो, ये हो गया ना, आगे बढ़ूं, स्क्रीन शिफ्ट कर दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा जी? 9th। अब यहाँ पे कौन सा है? 10th। अगर बात की जाए 10th की, अगर बात की जाए 10th क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10th में बेटा जी आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10th में क्या लिखा हुआ है? लिखा है इफ द मीन ऑफ पाइथन वेरिएबल एक्स इज 1। मीन आपका 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है, और मैंने कहा एक्स क्या है? एटलीस्ट 1। बेटा एटलीस्ट 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। ध्यान रखना, एक ही बात को अलग अलग तरीके से लिखने। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं, क्योंकि हर बार मैं एटलीस्ट 1 ही लिखूं और कभी ऐसे लिखा आ जाए तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। तुम नहीं, अगर तुम में से किसी को ये लगता हो मैं तो नहीं होऊंगा, अबे तो मैं एक बच्चे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, पूरे क्लास ग्रुप की बात कर रहा हूँ। कोई तो हो सकता है, तो मेरे को सबको ध्यान में रखते हुए बोल रही एटलीस्ट 1, या ऐसे लिखो, बात एक ही है। और कैसे निकालते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट देखो, यहाँ पे इस बात को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1। देख रहे हो, ऐसे भी तो परेशान करते हैं आप लोग को पेपर में, ऐसे भी तो करते हैं ये सब हरकतें। और अगर बात की जाए तो ये कैसे आती है? कभी किसी क्वेश्चन में देखते हो आप ऐसे लिखा हुआ, कभी किसी क्वेश्चन में देखते हो ऐसे लिखा हुआ, कभी किसी क्वेश्चन में देखते हो ऐसे लिखा हुआ, कभी एटलीस्ट 1 लिखा हुआ। फिर जब खूब ऐसे अलग 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आप एक दिन ऐसा डबल होता है कि पूछ ले कैसे भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम गोन थ्रू विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है ना। हर तरीके का हम टाइप देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 करते हैं, तो तुम्हें याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 तो आसान होता है, e की पावर माइनस m, और यहाँ पे m ही 1 है, तो अब तो आंसर निकाल दोगे, है ना। वैसे e की वैल्यू क्या होती थी, याद करके बताओ? 2.718, और इसकी पावर -1 का मतलब है कि रेसिप्रोकल कर दो। अब पूरा फॉर्मूला मत लगाओ इस समय पे। e की पावर -1 का मतलब है 2.7183, और उसकी पावर कितना? -1, रेसिप्रोकल कर दो। आप दोनों ने क्वेश्चंस करे घर पे? 0.63। आप दोनों ने क्वेश्चंस करे घर पे? पैसे सारे हुए नहीं करे? हुए नहीं? यार बताओ ना, रेसिप्रोकल कितना आया? 0 पॉइंट, साक्षी बोल। अच्छा, कैलकुलेटर नहीं है? सर 0 बोल रिहान। 367876। बस हो गया, 1 में से माइनस कर दे इसे, ये आ गया ना। सर तो वैसे तो कुछ खास लग नहीं रहा इसमें, ठीक है। वैसे तो कुछ खास लग नहीं रहा इन क्वेश्चनों में, बट ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो मैं बिलीव कर रहा हूं कि आप लोगों को डाउट आया होगा। बट पता नहीं, मैं एक्चुअली बड़ा कीन हूं, बहुत इंटरेस्टेड हूं इस बात को जानने में
कि जब ऐसे और इससे अच्छे लेवल के एग्जाम्पल करवाने के बाद किसी भी बच्चे के साथ ये कैसे होता है कि उसे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, या जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, कोई बच्चा अटकता भी है, बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई अटकता भी है फिर भी समझ में आता है। लेकिन पीछे के जो दो क्वेश्चन है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कर लिए हैं, फिर पता नहीं कहाँ कोई कमी रह जाती है जो वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। देखो झूठ थोड़ी बोलेगा खामखा, एक आध बोल देगा चलो, लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है एक अटेम्प्ट में बोल देगा, हर अटेम्प्ट में ही अगर बच्चा कभी कोई बोलेगी मुझसे ये नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है, ये वाले क्वेश्चनों को लेके बोल रहा हूँ, बट मैं बड़ा मतलब कि ये सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज नहीं पता थी या नहीं बताई गई थी क्लास में कि बच्चा समझ नहीं पाया ये बात, बट कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है। मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, एटलीस्ट वन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, तो मतलब मेरे को ये बहुत परेशानी है इस बात की कि क्यों समझ नहीं पाया। ये नहीं कह रहा बच्चा झूठ बोल रहा है, बट मेरे को बड़ी है परेशानी, क्यों समझ नहीं पाया क्या। मुझे तो बस यही लगता है, शायद मैं सही बताऊं मेरे को क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर नहीं भी समझ पाया तो उसने ना फिर क्वेश्चन के ऊपर उतने एफर्ट्स, मतलब क्वेश्चन को उतना टाइम दे के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा, जैसे हमसे नहीं होता था थोड़ी देर फिर सोच रहे हैं क्या कह रहा है ये, टेक्स द वैल्यू एटलीस्ट मान लीजिए जैसे बहुत देर तक सोचते जा रहे हैं, अगर नहीं क्लिक कर रहा तो अगला क्वेश्चन कर लिया, फिर उससे अगला कर लिया, वो नहीं हुआ तो फिर वापस इस पे आ गए। तो शायद मुझे लगता है इस तरीके की जो मेहनत है, हसल है, वो शायद बच्चा नहीं करता है, ऐसे ही लगता है मतलब। बट आप समझना, बाकी सारे क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है तो कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे भी चलो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एम था, ये भी क्वेश्चन में मान लेता हूँ कि समझ नहीं पाए कि यार ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकाले, है ना। बट इस क्वेश्चन में भी अगर डाउट है तो थोड़ा सा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो वैसे तो जैसे अगर किसी को सब कुछ याद रहता हो तो उसको तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि आज डिस्पर्जन करे हुए काफी दिन हो गए और बच्चे के सामने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी जैसा एक कॉन्सेप्ट ला दिया, उसे याद ही नहीं आया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो फिर भी मैं मान सकता हूँ कि ये डाउट होना चाहिए किसी बच्चे में, बट ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है, रूट एम, है ना, क्योंकि पाइथन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो पाइथन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, रूट एम, और मीन क्या होता था, एम, ठीक है। तो ये 100 को पहले इधर ले जाओ, 50/100 कितना हो जाता है, 1/2, तो रूट एम अपॉन में एम का मतलब क्या हुआ, 1/2। तो एम की वैल्यू क्या हो गई, 4, चलो ये अच्छी बात है आपने निकाला था। अच्छा इसके बाद मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगते हैं क्योंकि जैसे जब ये क्वेश्चंस करे थे पहली बार, तो ना मतलब लैंग्वेज पढ़ के बड़ा अच्छा फील हुआ था कि देख कितनी अच्छी लैंग्वेज ड्राफ्ट करी गई है। कैसे, जब ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्स वुड ओनली वैल्यू, तो लेट इट बी वेरी ट्रू, 1-2 मिनट तो थोड़ा सोचने में लगे होंगे, तो पहली बार कभी क्वेश्चन करे थे नॉन जीरो वैल्यू मतलब, सोचे जा रहे हैं नॉन जीरो वैल्यू मतलब 1 2 3, लेकिन समझ नहीं आ रहा मतलब करना क्या है। फिर थोड़ी देर बाद ये क्लिक करा, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब रैंडम वेरिएबल कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और यानी कि ये नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अबे भैया एटलीस्ट वन बोल रहा है, क्या बोला, एटलीस्ट वन बोल रहा है, तो मतलब मैं अगर बड़ा दिमाग पे जोर डालूं कि कैसे कैसे हम भी कभी अटका करते थे, थोड़ा सा याद आता है। लेकिन हाँ ये भी सच बात है कि हमें बताने वाला कोई सॉल्यूशन बुक नहीं होती थी, ठीक है ना, तो हम ऐसे सोचते थे बार बार क्या कहना चाह रहे हैं नॉन जीरो वैल्यूज, दोस्त के साथ बैठे हैं, दोस्त भी सोच रहा है हम भी सोच रहे हैं, दोनों में से किसी एक को क्लिक कर गया कि यार ये नॉन जीरो का मतलब ये तो नहीं कह रहा कि 1 या 1 से ज्यादा, फिर हमने
अभी भी श्योर नहीं है, फिर घर पे मतलब एकदम से क्या कर रहे हैं हम कि चल 1 या 1 से ज्यादा कैसे निकाले भाई, कहाँ तक निकाले, कोई लिमिट तो होती नहीं क्योंकि सैंपल साइज काफी बड़ा होता है। तो एक तरीके से एटलीस्ट 1 मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाल रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बी ऑप्शन। बेटे e⁻⁴ कितना है? अरे अभी बताया तो था। हाँ, कितनी वैल्यू आई थी? -4 यहाँ निकाली तो थी आपने। 0. एक बार दोबारा बोल देना। ठीक है, और इसे माइनस कर दो। 0.981 98। सर राउंड ऑफ करके बी ऑप्शन होगा। मेरे को पूरा बता दो ना कौन बोल रहा है। 0.98169783। हाँ, तो 982 आ गया, बिल्कुल सही है। और आपका ये कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चों की ना आपको वो एफर्ट्स डालने चाहिए, और अगर आपका इस तरीके का व्यवहार बन गया, इट्स नॉट फॉर सीए फाउंडेशन, वो व्यवहार जो बनेगा आपका वो हमेशा के लिए ही बनेगा, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंटर फाइनल एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे 0.982। ये प्रॉब्लम थोड़ी फाउंडेशन तक में ही हेल्प हो जाती है, हर चीज मिल जाती है आपको यूट्यूब पे भी। बाकी इंटर में आते आते ये सब खत्म, और उसके बाद फाइनल में आते आते सब कुछ खत्म। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको फिर वो अजीब लगेगा। अब इधर देखो भाई प्लीज, आगे 982 सबको समझ में आ गया, लेकिन ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है ना? अच्छा, आगे देखो। इस देखो सभी, if 1.5% of item produced by manufacturing units are known to be defective, क्या कुछ डेट शीट चेंज हो गई? अबे यार, ये तो डर सा लगता है, ज्यादा दिन दे रहे हैं। यानी आप लॉ का पेपर दे रहे हो ये है। देख बेटा, पेपर ऐसा मतलब कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, बट हाँ इनपुट तो यही लग रहे हैं। सर वो शायद छुट्टियां आ रही हैं। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना देंगे हमें तो ऐसे ही लग रहा है। आईसीए क्या सोच रहा है उसकी क्या बात है, हमें हमें तो अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। और अच्छा भी लग रहा है अगर हम सोच रहे, मतलब अच्छी बात है अगर हम सोच रहे मुश्किल आएगा, एटलीस्ट हम तैयारी ज्यादा अच्छी करके जाएंगे, और मान लिया वहां नॉर्मल हो गया फिर तो चक दे फट्टे। ठीक है ना? चलिए इधर देखो, मैथ्स के लिए कितना दिया है? एक ही दिन अब यार एक दिक्कत पता है क्या होती है, लॉ का पेपर अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना, फिर मैथ्स में वैसे ही डाउन चला जाता है, क्योंकि वो ये दुख खाए खत्म नहीं होता है भाई। ठीक है, वो दुख ही खत्म नहीं होता बच्चे का मैथ्स के पेपर तक। फिर वो जिसने पहले तैयारी जो कर ली, अदरवाइज फिर वो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? मैथ्स पे। यहाँ पे देखिए, if 1.5% of item produced by manufacturing units are known to be defective, what is the probability that a sample of 200 item, बेटा इसका मतलब आर्टिकल्स कितने हैं? 200 would contain no defective। तुम देख रहे हो लगातार 3 क्वेश्चन कर चुका हूं या 4 क्वेश्चन कर चुका हूं, और सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालना पड़ रहा है।
तो मतलब आप एक चीज, ये कहीं पे कोई आईसीआई की गाइडलाइन नहीं है, कोई पेपर से निकाला हुआ कोई क्रक्स नहीं है, ये एक अपनी मेरी फीलिंग है कि अगर मुझे क्वेश्चन मुश्किल बनाना है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या कर दूंगा, आसान। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है वंस यू गॉट योर एम, है ना। और क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल मुश्किल बन जाती है, इतनी मुश्किल मैंने अपनी बुक में दे भी रखे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं ना हर चैप्टर के आगे, जो हर चैप्टर के आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे उसमें है, उतने मुश्किल तो पेपर में आएंगे भी नहीं। बट मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाओ तो फिर वो कैलकुलेशन उसकी क्या करवा दो, आसान। अच्छा यहाँ पे देखो एम की वैल्यू क्या होती है, सबको याद है ना, एनपी। तो 200 का 1.5% कितना होता है बेटा, 3 होता है, 3। तो आपका ई की पावर -3 की वैल्यू निकाल के आंसर टिक कर दो, 0.0, तो 0.05 हो गया ना बेटा, ठीक। मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ बच्चे कैलकुलेटर ही ले आए या कर नहीं रहे। तू भी हरमीत एक आंसर नहीं देती, कैलकुलेटर से पूछे तो करके तो देना चाहिए बेटा। मतलब ऐसा नहीं किसी और ने जवाब दे दिया आपको, ऐसा लगता है या तो फिर आता नहीं होगा। हाँ जी, बोलो बेटा, तुम बोलो, आपका नाम बताना भूल गया मैं। हाँ बोलो अर्पिता, क्या चीज समझ गई, क्या चीज डाउट आया, हमें भी बताओ थोड़ा। 15% नहीं, 1.5%। तो तू सोच रही थी 15%, तो तेरे को लग रहा था 200 का 15% 30 आता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गए होंगे, ये तो करवाया था ऐसे तो यार। और ना तुम जैसे करना, आप हो गए नॉन मैथ्स जितने भी है, घर पे जाके दोबारा करा करो, तब जाके ना धीरे धीरे चीजें याद रहेंगी। कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब इतनी बार करना है तो मैं क्वेश्चन याद रह जाए, क्योंकि पेपर में भी जो आएगा वो ऐसा सही तो क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज होगी बस, तो फिर पेपर में भी करिए होगे। प्रैक्टिस में कमी रहेगी तो नहीं कर पाओगे, चाहे मैं कितनी बार भी सिखाऊं। अब यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दे रखा है, e की पावर -m, m की पावर x यानी कि 1 अपॉन में x फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल, e की पावर -m, m की पावर x यानी कि 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये 2 उधर चला जाएगा ना, m की वैल्यू 2 आ गई, यही तो पूछा है क्वेश्चन, काफी आसान है। जैसे कहना हो कभी दिक्कत आए करे ना तो वीडियोस दोबारा देखा करो, क्लास वीडियो दोबारा देखा करो, फिर करा करो, क्योंकि उससे क्या होता है, भूल गए मान लिया घर जाते जाते, या मान लिया एक दिन बाद ट्राई कर रहे हो, भूल जाते, नॉर्मल सी बात है यार, है ना। बात सब नॉर्मल है, भूल जाना, ठीक है ना। बट एक तो सच है, और जो तुम सब चाहते भी हो कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा है, अच्छा है, उसके लिए फिर जो करना है करना पड़ेगा। और ये तो ऑन द स्पॉट चीजें होंगी नहीं, सब कुछ कैसे होंगी, टाइम से पहले ही करवानी पड़ेगी। ये देखो 1% ऑफ एयरलाइन, if 1% of an airline flight suffer a minor equipment failure in an aircraft, 1% चांसेस हैं कि कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया, 1% मतलब 0.01। what is the probability that there will be exactly 2 such random variable 2 हो गया, और in the next 100 such flight,
ठीक है, तो n इक्वल टू कितना बच्चों 100। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले m निकलवा लो, m होता है np, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये तो 1 ही हो जाएगा बेटा। हाँ, तो अब आपका अगर m 1 हो जाएगा और x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, e की पावर माइनस m दैट विल बी 1, m की पावर x दैट विल बी 2 अपॉन में x फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना आप लोगों को आता है। e की पावर माइनस 1 के लिए क्या करो, 2.7183 का रेसिप्रोकल कर दो और उसे 2 से डिवाइड। क्या आंसर है, डिवाइड बाय 2 करना। ठीक है ना भाई। तो करण यहाँ पे देख ले मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अब लेट्स प्रोसीड फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट, एंड द कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट इज व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू कॉन्सेप्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यस सर। अब अगर बात की जाए, भाई ध्यान दो प्लीज, अगर बात की जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है, डेटा का जो कर्व होता है वो ऐसा होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये आप लोग देख लीजिए। चलिए मैं ही यहाँ पे ये लो भाई, और यहाँ पे देख लीजिएगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे है एक्स वैल्यूज, एक्स एक्सिस पे है एक्स वैल्यूज, और वाई एक्सिस पे होती है फ्रीक्वेंसी। और वाई एक्सिस पे है व्हाट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बीचों बीच बनाना है। इसमें कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मेरे डायग्राम में ये नहीं हो पाएगा एडजस्ट, शायद अब हो गया। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल बीचों बीच एक वैल्यू बनानी है। बीचों बीच मतलब क्या होता है बेटा, बताओ, बीचों बीच मतलब मीडियन होता है ना बेटा। तो ना इस डेटा में मीडियन यही होता है। अच्छा, यहाँ पे अर्पिता आपका मोड का मतलब होता था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो आप देख पा रही होंगी बेटा, कर्व ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊंचा यहीं पे है ना। ये पता है कर्व कैसे बना है, इस एक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ये 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 है, और सारी फ्रीक्वेंसीज का डॉट बना के मैंने उन्हें फ्री हैंड मूवमेंट के साथ, सर वाई पे फ्री हैंड मूवमेंट मतलब स्केल से नहीं, बस ऐसे ज्वाइन करवा दिया। तो ये एक तरीके का कर्व बन गया, और ये कर्व कैसा दिखता है बेटा, बेल जैसा, है ना। ऐसे ही देख देखो बेटा, ये लो, ठीक है ना, बेल जैसा कर्व है ये, और ये बेल शेप्ड कर्व बोल देते हैं इसको बेटा। ठीक है, और ऐसे डेटा की स्पेशलिटी ये होती है कि इसका मीडियन, इसका मोड और हाँ इसका मीन, तीनों अलग वैल्यूज अलग अलग नहीं बल्कि कैसी आती है, सेम। एक एग्जांपल दूं, अगर एक एग्जांपल दूं कि कैसा डेटा होता होगा ये, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे x की वैल्यू दे रखी है 10, 20, 30, ये x वैल्यूज है 40, 50
और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो गई, 2 5 11 5 2। तुम यहाँ पे नोटिस करो, मैंने फ्रीक्वेंसी को जानबूझ के एक पैटर्न में लिखा है, पहले 2 फिर 5 फिर टॉप पे ले गया 11, फिर वापस जिस तरीके से इंक्रीज करवाई थी उसी तरीके से डिक्रीज कराई। तो बेटा ये जो आपका कर्व होता है ये सिमेट्रिकल कर्व होता है। और सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लिया आप लोग शीशे में देखते हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर दिखते हो ना आप लोग। हाँ, अगर आप ऐसे हाथ उठाओगे तो इमेज में भी क्या हाथ उठा हुआ दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मिरर इमेज, तो इसका मतलब अगर सुनो, अगर मैं ये समझ लो कि आपका ये जो इधर का कर्व दिख रहा है तुम्हें इस तरफ का, ऐसे समझ लो कि ये कर्व बनाया नहीं है मैंने, बल्कि मैंने ये आधा कर्व बनाया था और ये पीले रंग का एक शीशा लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, पीले रंग का एक शीशा। तो अगर मैंने पीले सीवी को हाँ जी इधर देखो भाई प्लीज, एक गैप मिल गया तुम्हें, क्या थोड़ा गैप मिल गया। चलिए इधर देखो, अरे यहाँ पे आपका बेल शेप कर्व होता है और ये साथ के साथ क्या बेटा जी आपका कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिकल। कर्व कैसा होता है बच्चों, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जहां पे मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं और आपका बेसिकली कर्व दोनों तरफ से कैसा होता है, आइडेंटिकल। कर्व दोनों तरफ से कैसा होता है, जिस तरह से जिस तरीके का इस तरफ से उसी तरीके का इस तरफ से भी, ठीक है। और मैंने आपके सामने यहाँ डेटा लिख दिया, अगर डेटा में मीन मीडियन मोड निकालना सिखा रखा है, अगर आप यहाँ इसका मीन मीडियन और मोड निकालोगे आंसर तीनों देख लेना कैसा आएगा, सेम। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसमें प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या निकालते हैं, फॉर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व का मतलब आप ये समझो, ये ठीक है, ये आपका एरिया अंडर द कर्व। रेहान तेरे कितने हैं फिर लास्ट टेस्ट में, 10.25 आउट ऑफ 15। तो वो टेस्ट 10.25 लाने वाला था तेरे हिसाब से, या 15 आउट ऑफ 15 है ना। चलो अब इधर देखो, ये इसे बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व है। अच्छा एक बात बताओ यार, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, टोटल एरिया भी 1 होगा ना। लेकिन तुम्हें पता है कि आपका ये एरिया को इस लाइन ने आधा आधा बांट रखा है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एरिया और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड एरिया। ये भी 0.5 होता होगा और ये भी 0.5 होता होगा। अच्छा ये एक्स वैल्यूज कहां तक जा रही है बेटा, कोई लिमिट नहीं है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट तक। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो एक मेन बात जो समझनी है, फॉर प्लीज फॉर फाइंडिंग एरिया, फॉर फाइंडिंग एरिया यूज जेड वैल्यू। जेड वैल्यू एक टेबल होती है जिससे एरिया देखा जा सकता है, लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, जिस एरिया को देखना है उस एरिया की क्या निकालनी पड़ती है, जेड वैल्यू।
और इसका फॉर्मूला ये होता है x माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, x माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये याद रखना, z वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एरिया के लिए कैसी होती है, z वैल्यू नेगेटिव, और ऐसे ही राइट हैंड साइड एरिया के लिए पॉजिटिव। जो z वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। एरिया नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, एरिया नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, z वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होती है। ठीक है, आप ये समझ लो, z वैल्यू का एरिया देखो या मतलब नेगेटिव वाला एरिया देखो, पॉजिटिव वाला एरिया देखो, टेबल में एक ही वैल्यू है, टेबल में एक ही वैल्यू है। वहां पे जैसे लिखा है अगर है, क्या बोलो, z वैल्यू 1 है, तो आपको z वैल्यू 1 की वैल्यू दे रखी है, z वैल्यू 1 का एरिया दे रखा है, +1 हो -1 हो। वहां पे प्लस और माइनस नहीं लिखा टेबल में, वहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 1, और उसका एरिया दे रखा है 3.3413। ऐसे ही z वैल्यू अगर मान लिया 2 दे रखी है, तो उसका एरिया कितना दे रखा है, 0.4772। और अगर z वैल्यू 3 आता है, प्लस बता रहा हूं, वो आता है 0.4987। यहां पे अगर हम बात करें तो ये देख लीजिएगा आप लोगों का, ये मैंने यहां पे ये टेबल है जो हमें एरिया बताती है, भाई एरिया कितना होता है आपका, ये भी याद करने में। हाँ मुझे तो याद है सब, आप भी कर लो तो अच्छा रहेगा। मुझसे आप कोई सा ही पूछोगे मैं तो कर, मेरे को तो याद है। मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। लेजेंड तू भी बन जा, कर ले याद। फिर लेजेंड एक ही होता है। अबे एक बात बता, तू चाह के भी नहीं बन याद कर सकता, क्योंकि कोई याद नहीं कर सकता कोई इस टेबल को याद। आपने कैसे अबे किसी को भी याद नहीं, मेरे को भी नहीं, ठीक है। नहीं, इट्स लाइक ये बात वो है कि आप इनमें कोई भी याद नहीं कर सकता इसे यार, तो आप समझो कि इसका मतलब कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। एक बता रहे हैं। मतलब कोई जब बच्चा ये कहता है ना कि इसे याद करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के माइंड में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कौन याद कर सकता है इसे। शराब नहीं, मैंने तो मना कर दिया कि जो z वैल्यू 3 z वैल्यू याद है मुझे भी, जो आपको भी याद होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी है, z वैल्यू 1, 2 और 3, प्लस या माइनस कुछ भी हो। क्या बोला मैंने, प्लस या माइनस कुछ भी हो, आपका z वैल्यू 1, z वैल्यू 2 और z वैल्यू 3। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, तो ये आपको याद करनी है सर। लेकिन बात है कि कल को कोई और एक और आ गई तो z वैल्यू, यस ऑफ कोर्स आ सकती है, और z वैल्यू कुछ और आएगी तो उसमें ना गिवन होगी आपको। क्या गिवन होगा आपको, बेसिकली नीचे वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के नीचे। लेकिन हाँ, ये भी एक अलग बात है कि ना, ये ना क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं, तुम्हें घुमा के देंगे, तुम्हें घुमा फिरा के देंगे, जिससे डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे। डायरेक्ट वैल्यू से ना क्या होता है, क्वेश्चन समझने की जरूरत ही नहीं, वैल्यू देख के समझ में आता है कि क्या चीज क्या है और क्या चीज क्या नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसे डायरेक्ट नहीं देंगे। और देखो कैसे याद रखना बेटा, ये ना z वैल्यू 1 जैसे दे रखा है, तो तुम्हें दे देंगे 5। क्या दे देंगे? पहले तो ये समझा दूं फाइ का मतलब क्या होता है। जैसे फाइ दे रखा है, तो फाइ का इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, पहले तो ये लिखो -∞ to a।
अब तुमने कहा कि सर नहीं पता चला क्या कहना चाह रहे हो। एक्सेप्टेबल है बात आपकी पूरी तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए भी, ये देखो, ये तो मीन है, मानते हो बीचों बीच मीन होता है। और यहाँ पे ये कोई वैल्यू है, पता नहीं क्या वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव की वैल्यू है तो राइट हैंड साइड एरिया में आएगी। और ए है, तो अगर तुम्हें फाइ ए का एरिया दिया जाएगा तो फाइ एरिया का मतलब होगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा एरिया। नोटिस करो भाई प्लीज, एक करना ही था बोला आपको। कुछ भी कह दे भाई। इसके नीचे का सारा एरिया जो है वो आपका किस में कवर होता है, फाइ प्लस ए में। अब दोस्तों यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, ए तक। ए तक। ठीक है, अब तुम देखो, अगर मुझे बोलता है 5+1 का एरिया, तो पता है मैं क्या लिखने वाला हूं, बता देता हूं, 0.8413। ऊपर नोटिस करो जेड वैल्यू 1 का एरिया क्या था और मैंने 5+1 का एरिया क्या लिखा है। अगर तुमने नोटिस करो क्या कुछ जोड़ा है मैंने, और क्या जोड़ा है बता। एक्चुअली में आप सबको बता दूं, जहां पे एक्स बार होता है, जहां पे एक्स बार होता है वहां की जेड वैल्यू क्या होती है, 0। और क्यों होती है सर, अरे बेटा जेड वैल्यू का फॉर्मूला तो देख लो। तो जब तुम ये वाली एक्स वैल्यू लोगे जो कि एक्स बार भी है, जब तुम ये वाली, जब तुम ये वाले पॉइंट की वैल्यू लोगे एक्स वैल्यू जो कि अपने आप में क्या है एक्स बार, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो 0 आना ही था। तो आप ये याद रखना ये जेड वैल्यू 0 हो गया। अच्छा, जेड वैल्यू प्लस का 1 क्वाइट ऑब्वियस है, इस तरफ कहीं होगा, है ना। और यहाँ पे जेड वैल्यू 0 से लेकर जेड वैल्यू +1 तक का एरिया जो मैंने तुम्हें ऊपर याद करवाया 0.3413 होगा। लेकिन अब दोस्तों नोटिस करो, मैंने तो 0.5+1 का एरिया क्या लिखा है, 0.8413। तुम्हें देखते ही समझ में आना चाहिए कि सर इसका मतलब 0.5 ऐड कर दिया आपने। और पता है वो 0.5 कौन सा है, ये वाला एरिया। क्या बोला मैंने, ये वाला एरिया। आ रही है बात समझ में। तो दोस्तों पॉइंट मेरा ये है कि आपका फाइ के टर्म्स में ऐसे दे एरिया देंगे तो वो ये देंगे, है ना। तुम्हें क्या करना है वो सुन लो, जब भी तुम्हें वो 5+1 का एरिया दे या कोई भी वैल्यू का फाइ का एरिया दे प्लस वाली का, प्लस या माइनस भी, तो बस आप तुम उसमें से क्या करना, 0.5 माइनस कर देना। क्या कर देना, 0.5 माइनस कर देना। तो ये किसका एरिया आ जाएगा, जेड वैल्यू का। तुम्हें जेड वैल्यू का एरिया शो करके दिखाना होता है आंसर में, और ये हो गया 0.34। एक बार और देख लो, क्योंकि ये प्लस का सिखाया था ना, एक बार माइनस का और सिखाना बनता है। अगर 5-1 का एरिया होगा तो मैं आपको बता देता हूं ये होगा 1587। सर ये कैसे पता करा आपने, मेरे को याद तो वही है, जेड वैल्यू +1 +2 +3, मतलब -1 -2 -3। लेकिन फाइ के टर्म्स में फिर आपको याद नहीं है तो कैसे निकाल दो, बता। तुम सबको पता है कि प्लीज ये जेड वैल्यू 0 होता है जहां पे आपका एक्स बार होता है, और -1 दे रखा है ना, तो -1 तो कहीं ना कहीं जेड वैल्यू -1 इस तरफ ही होगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या दे रखा है, 5-1। दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया, तुम्हें वो कहां तक का एरिया दे रहे हैं, माइनस इन ये वाला देंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया होता है 5 में, किस कौन से वाला साइड का। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जेड वैल्यू 0 से लेकर जेड वैल्यू -1, एरिया तो सेम रहेगा 3413। बताया था कि +1 हो या -1 हो, एरिया में कोई फर्क नहीं होता। और ये फाइ के टर्म्स में दे रहे हैं तुम्हें, तो ये इधर का एरिया दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है, 0.1587। तुमने कहा अच्छा चलो ये वाला एरिया आएगा तब क्या करेंगे, तो आखिरी में कंक्लूड कर दूंगा। अभी जितना समझा सकता हूँ समझा रहा हूँ, और समझा जितना क्या पूरा ही समझा रहा हूँ, बट अब तुम देखना अगर तुम्हें चीजें
समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, आएंगी तो सही, बट नहीं तो याद भी कर सकते हो आप। और ये हो गया 0.3413, लेकिन नेगेटिव का आ गया है तो सर किसका आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का आएगा जब ये माइनस करोगे। नहीं बेटा, क्या बोला मैंने? जेड वैल्यू -1, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता ना बेटा। तो आप बस एक बात याद रखो, मैंने क्या बोला, पेपर में तुम्हें अगर कभी कोई जेड वैल्यू आई और उसका एरिया दिया गया तो मेजोरिटी चांसेस है कि वो किसकी टर्म्स में दे? फाई की टर्म्स। अगर गौरव सीधा सीधा जेड की टर्म्स में दे दिया फिर तो तुझे सोचना क्या, तेरे को जो चाहिए था वो तेरे को मिल गया। लेकिन अगर उन्होंने जेड में नहीं फाई के टर्म्स में दिया तो जो भी एरिया दे उसमें से क्या माइनस कर दियो? 0.5, और आंसर जो आए, ठीक है ना, क्या बोला? आंसर अगर आंसर प्लस का है तो ये वैल्यू किस में रहेगी? प्लस में। और अगर आंसर माइनस का है तो ये वैल्यू किस में रहेगी? नेगेटिव। ठीक है ना, बस इतना सा याद रखना। अच्छा चलो अब एक काम करता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं तुम्हें और देखिए। दोस्तों इधर देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, मैं कह रहा था आप लोगों को, ये है वो क्वेश्चन। इनमें उससे भी जो आईसीआई की बुक है उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल से भी ज्यादा अच्छी कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज है। बट ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर उनमें आप कंफर्टेबल हो चुके हैं तब आप इसमें से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनका पेपर से कोई खास मतलब नहीं है। इस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में अगर आने लग गए तो रिजल्ट तो फिर 15 का भी और आधा रह जाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे देखो ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट सारा आता है, कहते हैं मुझे लैंग्वेज समझ में थोड़ी सी क्या आती है? कम आती है। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, चाहे कोई कितना भी खराब इंग्लिश हो या कुछ भी हो, इंग्लिश में जैसे ग्रामर सीखने से नहीं आती, कैसे आती है? बोलने से आती है, अगर स्पीकिंग की बात करें तो। ऐसे ही जब हम पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आया, टीचर से पूछा बता दिया, ये वाला क्वेश्चन करा नहीं आया, टीचर से पूछा बता दिया, ये वाला क्वेश्चन करा नहीं आया, टीचर से पूछा बता दिया। तो फाइनली फिर उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, जब टीचर समझा रहा होता है तो आपके इनपुट जा रहे होते हैं ना लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा करके ओवरकम हो ही जाता है। इधर देखिए सभी तो, लेकिन हाँ, मैं लेट इट बी वेरी ट्रू, ये पेपर में ऐसी लैंग्वेज देते नहीं है, बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। और बस नॉन सीरियसनेस ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको वो क्या करती है? मरवा देती है पेपर रिजल्ट में। अगर कोई भी बच्चा, जैसे तुम स्कूल में डेडिकेटेड थे, स्कूल में भाई साहब बच्चा, और वो चाहे भाई कुछ भी हो जाए, नकल करनी पड़े चाहे कुछ भी करने पड़े, पास तो होना ही होना है, जैसे ये थॉट प्रोसेस था ना, ये थॉट प्रोसेस जिसके में है, तो यहाँ नकल का कोई स्कोप खास होता नहीं है। क्योंकि जिसको आता है वो पेपर में ना, वो पेपर में अपना करेगा या तुम्हें कराएगा, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता ना कि पेपर कर भी ले और आपको भी बता दे, ऐसा होता ही नहीं। तो यहाँ पे जो जिसका होता होगा, तुम्हारा चाहे कितना भी दोस्त अच्छा क्यों ना हो, वो कह रहा है यार मैं दोस्ती के चक्कर में फेल हो जाऊं, मैं चाहता हूं तुझे बताना, लेकिन मैं तो लिखूंगा ना। मैं, तुम पेज पलट रहे हो अगले पेज पे, वो पीछे है, अगर रुक जा रुक जा अभी रुक जा, अबे भाई क्या कह रहा है, तुझे आता नहीं, मुझे लिखने नहीं दे रहा। मतलब आप समझना, बड़ी नॉर्मल सी बात है, सामने वाले को तो बुरा लगेगा ही, जो जिसको नहीं आता होगा वो तो चाहेगा कि तू चाहे पास ना हो या ना हो, मेरा लिखवा दे। ऐसे ही है इंसान का बिहेवियर। फिर साफ साफ बोलना पड़ता है, भाई साहब बुरा लगे भला लगे, देख भाई तेरे लिए तो पढ़ के आया नहीं मैं, तू तो सोच रहा है कि मैं अपना पेपर ना करूं, तेरा करवा दूं। और बाद में जब तू इंटर में चला जाएगा तब तू मुझसे पूछेगा भी नहीं कि तू कौन। बिहेवियर है बेटा, हर कोई, किसी एक की बुराई नहीं हो रही, सब ऐसे ही, ठीक है ना। आप हम सब ऐसे ही। द मीन लाइफ लेंथ ऑफ सर्टेन मेक ऑफ, इसलिए किसका सोचो? भला करो, सबका करो, लेकिन शुरुआत
अपने से, ठीक है। द मीन लाइफ लेंथ ऑफ अ सर्टेन मेक ऑफ लाइट बल्ब इज 1500। बेटा इस बात का मतलब है किसी कंपनी का बल्ब है, किसी ब्रांड का बल्ब है, और उसकी एवरेज लाइफ कितनी है विद स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन कितना दे रखा है 50 आवर्स। कह रहा है इन जनरल ये होता है कि थोड़ा कोई बल्ब 50 घंटे ज्यादा, कोई 50 घंटे, एवरेज है ये। क्या है ये? एवरेज वेरिएशन है। If the life length is assumed to be normally distributed, what is the probability that a bulb will fail before 1400? हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस चांसेस कि मैं इसी कंपनी के ब्रांड का एक बल्ब लेके यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना, इस चीज के चांसेस कि वो 1400 घंटे से पहले ही क्या हो जाए। तो यानी कि इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, और तुम्हें बताया ना एरिया ही तो प्रोबेबिलिटी होता है। तो अब बेटा याद रखना, आप एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आपको जब भी एरिया निकालना होगा उनमें से एक लिमिट क्या होगी, मीन, चाहे अपर लिमिट हो चाहे लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 1500, तो बेटा मैं ये वाला एरिया है इसकी जेड वैल्यू निकालूंगा, और जेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, बोल के बताओ सभी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, बोलने से ये है, जिनको नहीं भी पता होगा सुन तो रही है ना। एक्स की वैल्यू 1400, एक्स बार की वैल्यू 1500, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 50, जेड वैल्यू -6, -2 आ गई। अच्छा सुबह सबको पता है ना लेफ्ट हैंड साइड एरिया है, तो माइनस में ही आती है जेड वैल्यू, एरिया नहीं जेड वैल्यू। और इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा 4772। सुनो, ये जो एरिया है ना ये है 0.4772। अबे लेकिन आधा, आपू ये आधा आधा पूरा वाला मतलब कि कंप्लीट हाफ एरिया जो है वो कितना है 0.5, जिसमें से 1400 और 1500 वाला एरिया कितना है, 1400 और 1500 के बीच में कितने वो है बल्ब, 0.4772 बल्ब है। यानी कि एक तरीके से 47.72% बल्ब है जो 1400 से 1500 के बीच में चलते हैं, जिनकी लाइन। तो मुझे तो ये दिखाना है कि 14 तो एक काम करो, आधा एरिया कितना था 0.5, 0.5 में से माइनस करो, बताओ कितना है। तो इस चीज के चांसेस कि जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है, जिस कंपनी के बल्ब की एवरेज लाइफ 1500 घंटे है, उस कंपनी का बल्ब 1400 घंटे से पहले ही फेल हो जाएगा। कितने चांसेस है बेटा, 2.28%। परसेंटेज में लिख देते ना। ओके सर, लिख दो। ठीक है, आगे अभी कंफ्यूजन है इसमें, वो ठीक है, ठीक है कनव समझ में आ गई बात। अच्छा दोबारा से कहता है ये बताओ, बल्ब विल लास्ट लॉन्गर देन 1550 आवर्स। लास्ट लॉन्गर देन मतलब 1550 घंटे से भी ज्यादा चलेगा। मतलब सबको पता है फिर एक्स बार कितना है बेटा 1500, तो ये 1550 यहाँ पे आ गया। हाँ यस सर, ये वाला एरिया निकालो, निकाल दो भाई। और उसके लिए जेड वैल्यू निकालो। समझ गए अब कैसे क्या नाम है तेरा, ये लड़का जो है दिव्यम, दिव्यांश यस सर। सिंघम, सर 0.1587 आई गेस। एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स हो गया 1550 माइनस 1500 अपॉन में जेड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 50, जेड वैल्यू कितना हुआ +1, और उसका एरिया जो है 0.3413। ये एरिया है 0.3413, लेकिन तुम्हें पता है आधा एरिया कितना है 0.5। तो तुम्हें इसका मतलब बेटा कौन से वाला एरिया चाहिए, ये वाला 0.1587।
कितना आया? यही आया सर 15.87%। ठीक है। यस सर बेटा क्लियर है सभी को? यस अच्छा फिर क्या कह रहा है, इसी के चांसेस बताओ कि बल्ब विल लास्ट बिटवीन 1450 और 1550। कहता है फिर चलो ये तो बता दो कि इस चीज की गारंटी कि आपका बल्ब जो है 1450 से 1550 के बीच में चलेगा। दोस्तों ये एक्स बार है 1500, 1450 इधर आएगा 1550 और 1550 इधर आएगा। दोस्तों एक बात याद रखना, तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तुम सोचो कि ये वाला एरिया डायरेक्ट निकाल लो, नहीं निकाल सकते। तुम्हें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ती है एरिया के लिए? जेड वैल्यू। और जेड वैल्यू के अंदर लिमिट क्या चाहिए होती है? एक्स बार। तो तुम क्या कर सकते हो, पहले ये वाला एरिया निकालो, फिर ये वाला एरिया निकालो और दोनों को प्लस कर। सर वो हमने निकाल रखा है डायरेक्टली प्लस कर 1400 का है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि सर इस एरिया की जेड वैल्यू कितनी बनती है? -1 बनती है ना? किसी को डाउट है? और इस तरफ के एरिया की जेड वैल्यू क्या होती है? +1। आयुष क्लियर है तेरे को? ठीक है। तो यहाँ पे z वैल्यू -1 और यहाँ पे z वैल्यू +1, और इसका मतलब ये हुआ 0.3413। ठीक है। तो यहाँ पे आपका z वैल्यू -1 और z वैल्यू +1 जो है, ये एरिया आपने बता दिया, लेकिन आपको ये दोनों एरिया मिला के चाहिए। तो दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 6826। 68.26% चांसेस हैं कि बल्ब जो है वो क्या रहेगा? दोनों के बीच में 1450 और 1550 के बीच में चले। डन बेटा? ठीक है। इसका एक तो ये पहले होमवर्क मार्क कर लो, ये 23 ट्राई करना घर पे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। सर आपकी बुक से है हाँ, और 24 भी ट्राई करना अभी, मतलब घर पे। 25 अभी करते हैं, और पढ़ के देखो एक बार, मैं करवा दूं। पढ़ के देख लो, मैं करवा दूं। देख रहे हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो नॉर्मली अभी करके दिखा दूंगा, लेकिन ना मैं सही बताऊं, अगर इस लेवल के ही क्वेश्चन जो इसमें जिस तरीके से भी पूछा हुआ है, अगर ये पेपर में पूरा पेपर ऐसे आने लगा 100 के 100 क्वेश्चन, तो आप समझ लो रिजल्ट आधे का आधा, आधा तो हो गई। मतलब ये बात बोल के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर में बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पेपर में बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी टेस्ट में देता हूँ, ऐसे नहीं आता। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ वो देता हूँ मैं, कुछ कुछ नहीं आता टेस्ट वाले में। वो तो जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तू कह रहा था ना कि ये कुछ बोल रहा था तू? यही बोल रहा था, मैंने सुना नहीं था क्या बोल रहा था। अच्छा सुन ले, बता दे मैं। ऐसे किया है नहीं नहीं देख बेटा, सुन मेरी बात सुन लो। पहली बात तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पीछे देखने को मिला है कि ज्यादातर नहीं रहे हैं इस तरीके की लैंग्वेज। बट ऐसा बोलना कि जैसे मैं बीच बीच में टेस्ट में देखता हूं, तो उससे क्या होता है, उसका इफेक्ट आ जाता है ना आपके ऊपर।
लगता है मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसी आईसीआईबी कर सकता है और करता रहता भी है। तो सिलेक्टेड से कुछ क्वेश्चन जो लगे कि वैसे नॉर्मल लैंग्वेज थोड़ी अच्छी डाल भी सकता है, बट पास्ट ट्रेंड में उनकी परसेंटेज बहुत कम है। समझ रहे हो? अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका जो इस तरीके की डिफिकल्टी, लैंग्वेज डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है। तो अब ऐसे में यही कंक्लूजन निकलता है कि यार पेपर में तो 90% तो ऐसे नहीं आते, 10% तो हमेशा मान के ही चलो यार, है ना? 100 में से 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि कुछ इस टाइप के आ जाएंगे, बट 90 तो नहीं आते। तुमसे वो 10 हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो 90 का तो मैदान तब भी खाली है ना? क्वेश्चन करवाना है एक बार। जी, ये देखो क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यस सर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दे। चलो ये इससे बोलते हैं, ये क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, नहीं तेरे गौरव तेरे से पीछे, शिराज एक्सप्लेन कर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि एक पर्टिकुलर डे में जो है मतलब कि 20 लीटर एक व्हीकल है वो बेचता है, सोल्ड करते हैं, है ना? तो फिर वो है ना 10 लीटर की, सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए तो एक पेट्रोल स्टेशन है उसमें एवरेज अरे बाद में बात करो। हाँ, एवरेज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो एक दिन में 20 लीटर सोल्ड करते हैं। विद स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 लीटर है कि पर्टिकुलर एक दिन आया जो 50 व्हीकल हमने मतलब कि 50 व्हीकल 25 लीटर मतलब कि एक्सटेंड हो गया, वो सोल्ड किया उसने, मतलब कि ज्यादा मतलब कि सोल्ड किया है 25 लीटर, उससे ज्यादा किया है। ठीक है, बोलो। हमें ना एस्टिमेट करके टोटल बताना है कि नंबर ऑफ व्हीकल है उसका उसके आगे थोड़ा। ठीक है, देख सुन, तुम कमी सुनो भाई प्लीज। जैसे अभी ये, अरे दिव्यांश, ये यार क्या नाम था, सिराज। शिराज ने अभी जितना भी एक्सप्लेन किया है, बेटा तुम ना बहुत पीछे नहीं हो, मतलब थोड़ा सा ही पीछे हो, और अपनी एफर्ट्स लेकिन ज्यादा करो यार। मतलब थोड़ा सा पीछे रहने से ना कुछ खुश भी नहीं होने वाली बात है ना बेटा, पीछे ही तो बोल रहा हूँ, यस सर। आगे थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं तुम ना रिक्वायरमेंट से आगे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम रिक्वायरमेंट से पीछे हो, थोड़ा सा ही पीछे हो, लेकिन अब वो थोड़े से भी पीछे रहने से क्या हो जाता है पेपर में, मान लिया भाई है कि एग्रीगेट नहीं बना, तो सब में पास हो गए, एग्रीगेट नहीं बनेगा, ये तुम्हें कितना ही सेटिस्फेक्शन दे देगी ये बात? देगी कोई बहुत सेटिस्फेक्शन? लेवल तो फिर भी रुक गया नहीं। तो थोड़ी सी मेहनत की वजह से मेजोरिटी बच्चे जो इतने, नहीं तो इतना रिजल्ट कम आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो बच्चे तो इतनी सी मेहनत कर लेते हैं, उसमें क्या होता है फिर इतने से सही रह जाते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 20 लीटर का पेट्रोल भरता है कोई पेट्रोल पंप है। बच्चों पेट्रोल पंप पे स्कूटी वाले भी आते हैं, ठीक है ना, बाइक वाले भी आते हैं, कार वाले भी आते हैं, और ट्रक वाले भी आते हैं, ठीक है ना। अरे मतलब तू ये समझ रहा है, पेट्रोल पंप का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि पेट्रोल ही भरवाया जा रहा है। पेट्रोल पंप का मतलब एक पंप है, अब वहाँ डीजल सीएनजी जो भरवा रहे हैं, समझ रहे, लीटर्स में जो जो चीजें सबको ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो स्कूटी है या बाइक है, मैंने एक बार एक अपनी स्कूटी पे था, तो एक बाइक वाला बराबर में आया, तो उसने कहा कि, और नई सी बाइक थी, मतलब साफ सुथरी अच्छी बाइक लग रही थी, तो उसने बोला कि, धीरे से बोला, अगर 20 का डाल। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आई है कौन डलवाता है यार 20 का। दो ही वजह हो सकती है। एवरेज चेक करो। नहीं, दो वजह हो सकती है, या तो पैसे नहीं होंगे भाई, पैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार अम्मी घर पे भूल गया है, या तो किसी और की होगी। या हाँ ये एक्चुअल मुझे यही लगता है कि शायद जैसे किसी और की है। इंसान कैलकुलेट करता है 20 में कि मुझे जाना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 8।
तो ये देती है, ये बाइक या स्कूटी एवरेज देती है 40 की। तो 1 लीटर में कितना? 40। 40। तो 1 लीटर कितने का है? 100 रुपए का मान लो। चलो अब मैं जा रहा हूं सिर्फ 8 किलोमीटर, ये चल सकती है 40 किलोमीटर, तो 8×5 = 40, यानी कि 5 रुपए, सॉरी 5 टाइम्स कम। तो 100 का 5 टाइम्स कम करो, कितने रुपए आता है? 20 रुपए। बर्बाद गया क्या? एक बूंद एक्स्ट्रा। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शायद ऐसी ही सोच होती है, ऐसी ये अच्छा बताएगा रिहान। नहीं सर, मैं किसी की लेके ही नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू कितना हो गया? 20 लीटर। अब x इक्वल टू 20 लीटर हो गया, और किसी दिन पेट्रोल पंप पे 25 लीटर या उससे ज्यादा पेट्रोल भरवाने वाले जो लोग थे वो कितने थे? 50। दोस्तों अगर मैं तुमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तुम पहले ये वाला एरिया निकालते। ये वाला एरिया निकालने के लिए z वैल्यू का फॉर्मूला लगाते। हाँ ऐसे सब हाँ बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद 0.5। हाँ, जब ना है तो ना भी बोलना है, ठीक है। x माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह 25 लिखेंगे। Yes, sir. बोलो हाँ। फिर x बार की जगह 20 लिखेंगे। हाँ। फिर स्टैंडर्ड ऑफ x की जगह 10, ये 10 नहीं बोलना, हाँ ठीक है। तो आपका ये z वैल्यू कैसा आएगा? 0.5 प्लस का या माइनस का? ठीक है, हाँ प्लस का, ऐसे बोलो हाँ। अब 0.5 का z वैल्यू है, ये इसका एरिया मैंने सिखाया नहीं। Yes, sir. तो इसके लिए आपको ना ये टेबल पे ये देखो, 0.5 का 0 में 191 दिख रहा है सबको? 1915 दोस्तों। नहीं कर सकते कि 0.3 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे निकाल सकते हैं हम? जैसे कि सर अगर हम पेपर में से कुछ 0.5 कैसे निकालेंगे, हमें तो याद नहीं है। आज पे लिख के लिए अगर एक एक करके सुनता हूँ। सिराज बोलो क्या कर रहे हो? इसकी कैसे निकालेंगे? बार बार थोड़ी देखने जाएंगे वो खुद। तो उसमें identity- देखो पूरी यार, तो बेटा याद करो सिराज, क्या दिक्कत आएगी तुम्हें? ज्यादा ज्यादा 10 मिनट। बेटा मेरी बात सुन, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हें ये बता रहा था ना, कि ये जो 5 वाली बात बता रहा था ना, यही आएगा। तो तेरे को ना पेपर में 0.5 की z वैल्यू का एरिया या तो गिवन होगा, या 0.5 का एरिया गिवन होगा, ठीक है। तो तू फिर वहां से एरिया निकाल लेगा, समझ गया? या तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन दे देंगे, नहीं तो 5 की टर्म्स में दे देंगे। सर एक तो 5 वाले क्वेश्चन करा दो। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले z वैल्यू 0.5 का एरिया 1915 है। अच्छा तुम्हें पता है आधा एरिया किसके बराबर है? 0.5। तो 0.5 में से 0.1915 माइनस कर दो यार, ये वाला एरिया आ जाए। 0.3085 लग रहा है मुझे। 3085 यानी कि जिस पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर डे में भाई प्लीज 30.85% व्हीकल, 30.85% ऑफ द व्हीकल ने कितना पेट्रोल भरवाया? 25 लीटर या उससे ज्यादा। अर्पिता ठीक है ये बात? 30.85। हाँ बेटा ये मेरी बुक का क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें से है मेरी। उसमें लिखा था ना कि 25 मोर लीटर, तो उसमें कंफ्यूजन है। हाँ 25 और मोर। बेटा ये देख, जो ये वाला पॉइंट है ये कितना है? 25, और इससे आगे वाले क्या है? 25 और मोर। तो मैं तो सिर्फ यही थोड़ी पूरा एरिया ले रहा हूँ ना। तो इसमें जो व्हीकल है वो 25 या 25 से ज्यादा ही तो है, 25 या 25 से ज्यादा लीटर भरवाने वाले लोग हैं। अब ठीक है। अच्छा सुनो, इस पर्टिकुलर डे पे 30.85% व्हीकल ऐसे होंगे जिन्होंने 25 लीटर या उससे ज्यादा पेट्रोल भरवाया होगा। लेकिन क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? अब देखो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, कहा गया
कहता है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। क्या पूछ रहा है? टोटल। दोस्तों मान लो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल एक्स है ना, तो एक्स का 30.85% निकालू तो कौन से व्हीकल आएंगे जिन्होंने पेट्रोल कितना भरवाया? 25 लीटर या उससे ज्यादा। और ऐसे कितने व्हीकल गिवन है? बस हो गया। और राउंड ऑफ में कर देना, ठीक है। क्या था? 162.07 ठीक है। ये आपका आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल कभी डेसिमल में नहीं होते, है ना। कि जैसे पता चला कंडीशन के लिए क्या बात है, बिल्कुल सेम थॉट कि टंकी खोल के लेगा तो कह रहे व्हीकल पूरा थोड़ी क्या मतलब कह रहा क्या मतलब टायर लगाने का? कह रहा पेट्रोल खर्च हो जाता उससे। ये वही है साइकिल में पैसे जिनकी बुलेट भी पैडल से चलती है। तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, ठीक है। ये एक तरीके से खत्म ही हो गया है। आपका पाइथन मैंने पूरा करवा दिया। अब आप इसमें से क्वेश्चंस अगर देखूं कौन से कर सकते हैं, सोचते हैं इस बारे में। अच्छा दोस्तों, इसमें ना ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं इस समय पे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे करवाए जा चुके हैं। डिस्पर्जन में इनके शॉर्टकट बता दिए गए। क्या बोला? डिस्पर्जन में शॉर्टकट बता दिए गए थे, ये देख लो। ये याद आएंगे तुम्हें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 6QD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 4SD। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में QD MD SD का ये रिलेशन होता है, और इन्हीं के बेसिस पे फिर मैंने एक फॉर्मूला, हाँ लिख लो, पहले लिख रखे हैं वैसे तुमने, लेकिन लिख लो दोबारा। एक बनाया था तुमने फॉर्मूला 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, जिसको 0.675 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक MD का फॉर्मूला था 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, जिसे आप 0.80 ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन लिख सकते हैं। इसके अलावा Q1 होता है, सॉरी Q1 प्लस Q2, सॉरी Q1 प्लस Q3 अपॉन में 2 करोगे तो क्या आ जाता है? मीडियन आ जाता है दोस्तों। इसके अलावा आपका Q1 का एक फॉर्मूला सिखाया था x बार माइनस 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, या x बार माइनस का वही ऊपर की तरह 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। इसके अलावा आपका x बार प्लस में 2/3, ये बेटा याद रखने अभी आपको है, और x बार प्लस में 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। सर ये बस ऊपर सबसे ऊपर वाला याद रखे ना 6QD हाँ वो नहीं सही बने वैसे तो मेनली ये, लेकिन ये अलग हो गए, ये तीन अलग हो गए। अच्छा इसके अलावा एक चीज और होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो सुन लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इकोनॉमिक्स का टर्म है, जहां का मतलब होता है, सुनो, जहां का मतलब होता है कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है। ये देखो, ये कर्व इससे पहले कैसा दिख रहा है आपको? कॉन्वेक्स। इस पॉइंट के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉनकेव। और इस पॉइंट के बाद ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया? तो जहां पे कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है उन्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। ये याद रखना है आपको एक तो।
शायरी से इसके अलावा एक ना इन्होंने एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? अरे यार, आज तो हद ही हो गई। सर वो ऐसे बोलते एक काम करो फिर वो भेज देना रिकॉर्डिंग नहीं वो फोटो नहीं पीडीएफ बना पीडीएफ हाँ सर नोट्स नहीं, रिकॉर्ड तो हो ही रही है, क्लास तो रिकॉर्ड ही है अभी तक। भाई आप एक काम करो, सुनो, सेट ए सेट बी पूरा तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। यस सर बीच बीच में जो 2 चीजें रह गई हैं, डाउट आएंगे, लेकिन तुम ट्राई जरूर कर लेना। जो नहीं होगा अगली क्लास में पूरा कंप्लीट इसे वाइंड अप करवा दें, ठीक है? अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू